हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर अभी DSSB TGT इंग्लिश के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हम ये MCQ सीरीज कर रहे हैं। और इसमें अभी जो पार्ट चल रहा है, जो नया अपडेटेड सिलेबस है ना DSSB TGT इंग्लिश का, उससे रिलेटेड हम ये सीरीज कर रहे हैं। अब इसमें ना पार्ट चल रहा है हमारा अमेरिकन लिटरेचर। ओके, अमेरिकन लिटरेचर वाला पार्ट चल रहा है। और अमेरिकन लिटरेचर में हम इनसे पहले एक राइटर को कवर अप कर चुके हैं ऑलरेडी। अब बारी है, आज की जो वीडियो होने वाली है वो है टोनी मॉरिसन के ऊपर। मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर रही हैं ये। और ऐसा नहीं है कि ये लिटरेचर से ही रिलेटेड रही है। इन्होंने अपने उस समय की जो सोशल कंडीशंस थी उनके खिलाफ जो आवाज उठाई, उससे रिलेटेड ये बहुत बड़ी सोशलिस्ट भी रही हैं। ठीक है, आप ऐसा कह सकते हो। और ये पहली ऐसी महिला थी, पहली अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन है हु गॉट नोबेल प्राइज। ठीक है, ऐसी पहली अमेरिकन अफ्रीकन वुमेन रही। ठीक, तो इनके बारे में चर्चा करेंगे। इन्होंने किस तरीके से अपने हालातों से लड़के उन चीजों के खिलाफ आवाज उठाई, वो सारी चीजें रही। और इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स के बारे में देखेंगे, इनकी बायोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। और साथ ही साथ आज हम करने वाले हैं इनसे रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चंस को भी सॉल्व। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाली है। वीडियो थोड़ी लेंथी भी हो सकती है, लेकिन एक ही वीडियो में आपको ओवरऑल टोनी मॉरिसन के बारे में कंप्लीट जानकारी मिलेगी, साथ ही साथ MCQs मिलने वाले हैं। तो जरूर देखना है लास्ट तक वीडियो को। ठीक है, चलते हैं आगे। आई होप आपको अब तक की जो वीडियो की सीरीज है वो पसंद आ रही होंगी। अगर किसी ने पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो वो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं टोनी मॉरिसन की। अब जैसे इनके इंट्रोडक्शन के बारे में जैसे मैं बता चुकी हूँ कि पहली फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन हु गॉट नोबेल प्राइज इन्हें 1993 में मिला था। इनके वर्क बिलविड के लिए मिला था। बिलविड एक ट्रायोलॉजी है। सारी चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, टोनी मॉरिसन 1931 में इनका जन्म होता है। अगर हम उसकी मंथ की या डेट की बात करें तो 18 फैब 1931 में इनका जन्म हुआ। 2019 में इनकी मृत्यु हुई है। ठीक है, और was a renowned American novelist, essayist, editor, teacher, professor, emeritus at प्रिंगटन यूनिवर्सिटी। तो आप देख सकते हो कि कितने सारे प्रोफेशन से डिफरेंट ऑक्यूपेशन इनके रहे, डिफरेंट जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको इन्होंने फॉलो किया। ये नॉवलिस्ट रही हैं, एसेइस्ट रही हैं, साथ ही साथ आप कह सकते हो कि चिल्ड्रन बुक राइटर भी रही हैं। ठीक है, एडिटर रही हैं, टीचर रही हैं। इन्होंने 2 साल एक यूनिवर्सिटी में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया है। उसके बाद में 7 ईयर्स तक इन्होंने अदर यूनिवर्सिटी में पढ़ाया। ठीक है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे आगे। ठीक, अभी देखो, ये तो टीचर रही हैं, प्रोफेसर रही हैं। ठीक है, और लास्ट में प्रिंसटन जो यूनिवर्सिटी है, इसमें प्रोफेसर, बहुत ही इमर्जिंग प्रोफेसर के रूप में इन्होंने काम भी किया है। शी वॉज अ प्रोमिनेंट फिगर इन अमेरिकन लिटरेचर। मतलब एक इंपॉर्टेंट, एक ऐसा हिस्सा है अमेरिकन लिटरेचर का जिसको नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। एक इंपॉर्टेंट फिगर है अमेरिकन लिटरेचर का। अगर हम अमेरिकन लिटरेचर की बात करेंगे तो टोनी मॉरिसन की बात जरूर होगी। ठीक है, नन फॉर हर powerful and pregnant portrayal of the African American experience। ठीक है, तो इनकी सबसे पहले बायोग्राफी के बारे में, इनकी अर्ली लाइफ के बारे में जानेंगे। बॉर्न कॉले आर्डियल बफोर्ड ऑन February 18, 1931 इन लॉरेन, ओहियो। देखो, स्टार्टिंग में जो दिया है कॉलो आर्डियल बफोर्ड, ये इनकी फैमिली का नाम है। आप ऐसा कह सकते हो कि ये इनकी फैमिली का नाम है। और कहाँ, पर्टिकुलर प्लेस कौन सा है जहां पर इनका जन्म हुआ है, तो इनका जन्म लॉरेन में होता है, जो ओहियो नाम के स्टेट में है। और ओहियो कहाँ है? USA का एक स्टेट है। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। USA का एक स्टेट है ओहियो। ओहियो में लॉरेन नामक स्थान पर, लॉरेन नामक सिटी में इनका जन्म होता है। ठीक है, कब जन्म हुआ? 18 फरवरी को 1931 में इनका जन्म होता है। और ये इनकी फैमिली का नाम है बफोर्ड, कॉले आर्डियल बफोर्ड। ओके, तो अब आगे देखते हैं। मॉरिसन ग्रू अप इन अ वर्किंग क्लास अफ्रीकन अमेरिकन फैमिली। तो ये पली बड़ी कैसी फैमिली में पली बड़ी हैं? एक अफ्रीकन अमेरिकन फैमिली में पली बड़ी हैं। ठीक है, एक वर्किंग क्लास फैमिली है, वर्किंग क्लास कह सकते हो या फिर आप कह सकते हो मिडिल क्लास फैमिली है। ठीक है, इनके फादर जो थे, फादर का नाम होता है इनके जॉर्ज वोफोर्ड। ठीक है,
वफोर्ड सरनेम इनका, हर पेरेंट्स जॉर्ज वफोर्ड एंड रामा वफोर्ड, ठीक है। इनकी मदर का नेम होता है रामा और फादर नेम है जॉर्ज वफोर्ड, ठीक है, रामा वफोर्ड। इन स्टिल इन हर अ लव फॉर लिटरेचर एंड स्टोरी टेलिंग, ओके। अगर इनकी बात करी जाए जॉर्ज वफोर्ड की, हर फादर जॉर्ज वफोर्ड वर्कड प्राइमरली एज अ वेल्डर, ओके। वैसे ही डिफरेंट वर्क करते थे, है ना, बट हेल्ड सेवरल जॉब्स एट वंस टू सपोर्ट द फैमिली, क्योंकि ये मिडिल क्लास फैमिली थी, वही परिवार को चलाने के लिए अलग अलग तरीके के कार्य जो जॉर्ज वफोर्ड थे वो करते थे। उनकी मदर जो थी वो एक हाउस मेकर थी, ठीक है। हर मदर रामा वाज अ डोमेस्टिक वर्कर, ओके। मॉरिसन लेटर credited her parents with instilling in her a love of reading, music, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी आपको देखनी है कि ये अपने अंदर जो एक राइटर विकसित हुआ उसके लिए श्रेय अपने पेरेंट्स को देती हैं, ठीक। मॉरिसन्स चाइल्डहुड वाज मार्क्ड बाय रेशियल सेग्रीगेशन एंड इकोनॉमिक हार्डशिप experiences that would later influence her writing। तो टॉनी मॉरिसन का जो बचपन था ना वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल में बीता था, आप ऐसा कह सकते हो, ठीक है। इकोनॉमिक हार्डशिप देखी थी, भाई मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, इनके फादर और मदर को इन्होंने वर्क करते हुए देखा था, इनकी मदर भी एक डोमेस्टिक वर्कर रही हैं और इनके फादर भी डिफरेंट तरीके के ऑक्यूपेशंस मतलब अलग अलग व्यवसाय करते थे। तो इन सारी चीज़ों में इन्होंने देखा, इकोनॉमिक हार्डशिप से ये गुजरी, ठीक। बहुत सारे अनुभव इन्होंने लिए, साथ ही साथ रंग भेद की जो नीति अमेरिका में चल रही थी उससे भी ये बहुत ज्यादा प्रभावित हुई, क्योंकि ये एक अफ्रीकन है ना, अफ्रीकन अमेरिकन राइटर हैं। तो आप देख सकते हो कि मतलब इनका ये जो वंशज है एक तरीके से अफ्रीका के से आए हुए लोग हैं, ये ब्लैक पीपल्स हैं और इनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, ब्लैक पीपल्स को डिस्क्रिमिनेट किया जाता था अमेरिका में, ठीक है। तो उस चीज को भी आप देख सकते हो, उस चीज को भी इन्होंने फेस किया टॉनी मॉरिसन ने, वो भी इनके अपने बचपन के एक्सपीरियंसेस रहे, ठीक। अमेरिका में जो था रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, ठीक है, रंग भेद की नीति बहुत चल रही थी। और अमेरिका में आप देखोगे 17वीं शताब्दी में क्या था कि स्लेवरी बहुत ज़्यादा थी। स्लेवरी मतलब अफ्रीका से बहुत सारे ऐसे लोगों को गुलाम बना के ले जाया जाता था, उनसे गुलामी कराई जाती थी, उन पर अत्याचार किया जाता था, उन्हें बहुत ही बुरी कंडीशन में रखा जाता था वहां पर अमेरिका में, ठीक है। अफ्रीकन लोगों को ब्लैक पीपल्स के साथ बहुत बुरा अत्याचार होता था 18वीं और 19वीं शताब्दी में। तो फिर गुलामी के खिलाफ क्या हुआ, बहुत सारी क्रांतियां हुई, बहुत सारे एबोलिशन, बहुत सारे मूवमेंट चलाए गए, ठीक। फिर अमेरिका में सिविल वार होता है, आप जानते हो सिविल वार के बाद में इन्होंने बहुत सारी राइटिंग लिखी है, उसमें भी इन्होंने इस चीज की चर्चा की है टॉनी मॉरिसन ने। सिविल वार होता है 1861 से लेकर 1865 के बीच में सिविल वार होता है, इसकी शुरुआत हुई। सिविल वार में भी क्या था कि मतलब वही रंग भेद की नीति के खिलाफ ये मूवमेंट चल रहे थे, ओके। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो चल रहा था अमेरिका में उसके खिलाफ था ये सिविल वार। 1865 में यूएस में के संविधान में मतलब 13वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आता है, जिसके बाद क्या होता है, स्लेवरी को ऑफिशियली हटा दिया जाता है। लेकिन आप जानते हैं जो ऑन पेपर चीजें होती हैं वो रियल में तो नहीं होती हैं, तो ऐसा नहीं होता कि इसका असर पूरी तरह से खत्म हो गया हो, मतलब स्लेवरी पूरी तरीके से खत्म हो गई हो, लोगों को फिर भी स्लेव बनाया जाता था, चाहे चोरी छुपे ही बनाया जाए। उसके बाद अमेरिका में लेट 19th सेंचुरी कह लीजिए या 20th सेंचुरी कह लीजिए, उसमें लॉज आते हैं अमेरिका के कानून, बहुत सारे अमेंडमेंट किए जाते हैं कानून में और बहुत सारे लॉज लगाए जाते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है मतलब रंग भेद की जो नीति है उसे धीरे धीरे खत्म करने की कोशिश की जाती है, लेकिन खत्म नहीं होती है वो पूरी तरीके से, ठीक है। तो क्या होता है कि जो रंग भेद की नीति है इनफैक्ट उसमें बढ़ावा हमें देखने को मिलता है, ठीक। और जो ब्लैक पीपल्स थे उनके सारे राइट्स को, उन्हें जो अपॉर्चुनिटीज मिलती थी, जो सुविधाएं उन्हें दी जाती थी, कोई भी वो सब चीज हटा दी जाती, मतलब कोई भी चीज उन्हें नहीं मिल रही थी, ना तो उन्हें प्रॉपर उनके सही राइट्स दिए जा रहे थे, ना ही उनको कोई सुविधाएं दी जा रही थी, उन्हें उन्हें हर जगह डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता था। तो ये सारे इनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी रहे हैं टॉनी मॉरिसन के। तो ये सारी चीजें उस समय पर चल रही थी, ठीक है। इनको खत्म करने के लिए क्या आया, सिविल राइट्स मूवमेंट शुरू हुआ, ठीक है, जिसके की फिगर माने जाते हैं, आप जानती हो, मार्टिन लूथर को, है ना, किंग जूनियर, रोजा पार्क्स को, मेलकम एक्स को, ठीक है। तो ये सब जो थे इसके की फिगर थे जो सिविल राइट्स मूवमेंट चला था। तो हम बात कर रहे हैं मॉरिसन की। मॉरिसन चाइल्डहुड वाज मार्क्ड बाय रेशियल सेग्रीगेशन, इकोनॉमिक हार्डशिप, एक्सपीरियंसेस दैट वुड लेटर इन्फ्लुएंस हर राइटिंग। और यही चीजें
इनकी राइटिंग में हमें देखने को मिलेंगी, स्पेशली रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ओके, अब आप देखोगे एजुकेशन के बारे में, टॉनी मॉरिसन की जो शिक्षा दीक्षा थी वो कैसे रही। तो स्टार्टिंग जो इनकी स्कूलिंग थी, अटेंडिंग लॉरेन हाई स्कूल, तो स्कूलिंग कहाँ से हुई है, लॉरेन हाई स्कूल से हुई है। शी वॉज ऑन द डिबेटिंग टीम, द ईयर बुक स्टाफ एंड ड्रामा क्लब, और बहुत सारे जो को करिकुलर एक्टिविटीज होती थी स्कूल में, या फिर हम कहें डिबेटिंग कॉम्पिटिशन थे या ड्रामा क्लब थे, उनमें भी ये पार्टिसिपेट किया करती थी। ठीक है, इन 1949 शी एनरोल्ड एट द हिस्टोरिकली ब्लैक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन वॉशिंगटन डीसी। फिर क्या होता है, 1949 में ये अपनी ग्रेजुएशन के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेती हैं, एनरोल करती हैं। ठीक है, सीकिंग द कंपनी ऑफ फेलो ब्लैक इंटेलेक्चुअल्स, और साथ ही साथ फेलो ब्लैक इंटेलेक्चुअल मतलब उनके साथ के उन्हीं की तरह के जो लोग थे, ब्लैक पीपल्स जो थे, उनकी कंपनी को वो सेलिब्रेट करती हैं, उनके साथ घुल मिल जाती हैं। ठीक है, सी ग्रेजुएटेड इन 1953 with a BA in English and went on to earn a Master of Arts from Cornell University in 1955। फिर क्या होता है कि 1953 में ये BA की डिग्री लेती हैं इंग्लिश में। ठीक है, ग्रेजुएट होती हैं और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए ये कॉर्नल यूनिवर्सिटी में एनरोल करती हैं 1955 में। ओके, हर मास्टर्स थीसिस, अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि इन्होंने मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन भी इंग्लिश लिटरेचर में की। उसके बाद में क्या होता है कि इनकी जो मास्टर की थीसिस थी, जो डेजिटेशन टाइप की होती है, वो थीसिस भी ना इनकी किस पर थी, तो थीसिस का टाइटल भी अक्सर पूछ लिया जाता है। जब डीप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो उसमें ये पूछ लिया जाता है, तो ये भी मेंशन करके दिया हुआ है। तो इनकी थीसिस का टाइटल आपको ध्यान रखना है, इनकी थीसिस का टाइटल था वर्जीनिया वुल्फ एंड विलियम फॉकनर्स ट्रीटमेंट ऑफ द एलिनेटेड। ठीक है, तो ये इनकी थीसिस का टाइटल था, जो पोस्ट ग्रेजुएशन की इनकी थीसिस रहती है। ओके, आगे चलते हैं। इनके करियर के बारे में बात करें, मॉरिसन स्टार्टेड राइटिंग फ्रॉम हर कॉलेज डेज। आप जानते हो कि इनके मतलब कॉलेज डेज से इन्होंने शॉर्ट स्टोरीज और ऐसे टाइप इन्होंने लिखने शुरू कर दिए थे। ये एक राइजिंग लिटरेरी स्टार थी। ठीक है, लिटरेरी स्टार से मतलब है कि इन्हें मतलब लिखने का बहुत ज्यादा शौक था। ठीक है, मॉरिसन वॉज अपॉइंटेड टू द नेशनल काउंसिल ऑन द आर्ट्स इन 1980। इनकी पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में इनको अपॉइंट किया गया है नेशनल काउंसिल ऑन द आर्ट्स। ठीक है, 1980 में, क्योंकि इनकी जो राइटिंग्स थी वो बहुत ज्यादा प्रभावशाली थी। ठीक है, शी टॉट इंग्लिश एट टेक्सास सदर्न यूनिवर्सिटी इन हॉस्टल फॉर 2 years। तो देखिए, पहले हार्वर्ड में ना इन्होंने 7 years तक पढ़ाया, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको। 2 years इन्होंने पहले स्टार्टिंग में कहाँ पढ़ाया था, टेक्सास सदर्न यूनिवर्सिटी। ठीक है, 2 साल तक इन्होंने टेक्सास सदर्न यूनिवर्सिटी में टीचिंग की, इंग्लिश टॉट की। देन बाद में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इन्होंने 7 years तक टीचिंग की है। तो एज अ प्रोफेसर भी इन्होंने काफी साल तक वर्क किया है। उसके बाद में देखिए, इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में चर्चा करेंगे। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जिस टाइम पे पढ़ा रही थी, उस टाइम पे इनकी मुलाकात हैरोल्ड मॉरिसन से होती है। ठीक है, टॉनी मॉरिसन की मुलाकात हैरोल्ड मॉरिसन से होती है, जो एक जमैकन आर्किटेक्ट थे, मतलब जमाइका से थे, आर्किटेक्ट थे, और जिनसे ये शादी करती हैं फिर 1958 में। इनके 2 बच्चे होते हैं, 2 सन होते हैं बेसिकली, एक फॉर्ड मॉरिसन और दूसरे स्लेड मॉरिसन। स्लेड मॉरिसन की भी बाद में ना मतलब 45 की एज में इनकी मृत्यु हो जाती है, ये भी ध्यान रखना है आपको। अभी क्या होता है, शी वॉज when यहाँ पे आपको मेंशन कर लेना है, when she was pregnant with their second son। ठीक है, when she and Harold divorced, स्पेलिंग मिस्टेक है, इन 1964। 1964 में क्या होता है, बेसिकली इनके हैरोल्ड मॉरिसन और टॉनी मॉरिसन के बीच में नहीं बनती है और ये डाइवोर्स ले लेते हैं एक दूसरे से। ठीक है, जब ये प्रेग्नेंट थी, जब सेकंड चाइल्ड इनके पेट में था। ठीक है, उसी समय पर इनका डाइवोर्स हो जाता है 1964 में। Later on, Morrison began writing as an editor in 1965 for L.W. Singer, a textbook division of publisher Random House in Syracuse, न्यूयॉर्क। तो आपको ध्यान रखना है कि बाद में क्या होता है, टॉनी मॉरिसन जो है वो एक एज एन एडिटर वर्क करने लगती है 1965 में। कहाँ पर वर्क करती हैं एडिटर के रूप में, L.W. सिंगर, जो एक टेक्स्ट बुक डिवीजन था, और इसका एक पब्लिशर जो था वो रैंडम हाउस था। और ये किस जगह पर था, ये पब्लिशर हाउस, ये था साइराकूज में, न्यूयॉर्क में। तो यहाँ पर ये एक एडिटर के रूप में कार्य करना शुरू कर देती है।
ठीक है। उसके बाद में अब इनके इंपॉर्टेंट वर्क के बारे में चर्चा करेंगे। इनका लिटरेरी करियर इस तरीके से रहा है। अब बात करते हैं इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स के बारे में। अभी स्टार्टिंग में हम देख रहे हैं इनके नॉवेल्स को, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट जॉनर में इन्होंने वर्क्स लिखे हैं, तो एक एक करके हम सबको देखेंगे। सबसे पहले इनके नॉवेल्स की बात करेंगे। तो इनका जो डेब्यू नॉवेल था वो कौन सा है? द ब्लूएस्ट आइज। 1970 में ये डेब्यू नॉवल आता है, ठीक है, द ब्लूएस्ट आइज। हालांकि ये स्टार्टिंग में ना बहुत ज्यादा फेमस नहीं हुआ था, ठीक है, ज्यादा इसको मान्यता नहीं मिली थी, मतलब इसको लोगों ने नहीं जाना था, लेकिन बाद में जाके ये बहुत ज्यादा फेमस हुआ। इनका पहला नॉवल था द ब्लूएस्ट आइज, ठीक। पब्लिश कब होता है? 1917 में, 70 में। हर डेब्यूट नॉवल एक्सप्लोरिंग थीम ऑफ रेसिज्म, ब्यूटी एंड आइडेंटिटी। मतलब बेसिकली वहां पे ना ब्यूटी का मीनिंग ही क्या निकाला जाता था उस समय पर, जो इनके इस नॉवल के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, तो ब्यूटी का जो रियल मीनिंग था वो निकाला जाता था कि अगर हम किसी लेडी का फेयर कॉम्प्लेक्शन है विद ब्लू ब्लू आईज, दैट इज ब्यूटी, ठीक है। तो यहाँ पर भी सॉरी, इसकी जो मेन प्रोटेगोनिस्ट होती है ना, तो वो भी ऑब्सेस्ड रहती है इस चीज को लेकर कि उसकी ब्लू आईज हो जाए, ठीक है। ये चीज इसमें दिखाई गई है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। इसमें इसी चीज पर फोकस किया गया है। ब्लूएस्ट आइज में स्टोरी एक अफ्रीकन अमेरिकन गर्ल की है जिसका नाम होता है पिकोला, और ये बहुत ज्यादा ब्लू आइज को लेकर ना बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड रहती है। इसके माइंड में यही है कि ब्यूटीफुल तभी माना जाएगा जिसकी ब्लू आइज है, वही ब्यूटीफुल है, ओके। इसमें अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन की बात की गई है। इसमें 4 सेक्शन की बात की गई है, जैसे कि मतलब सीजन पे डिपेंड करते हैं वो सेक्शन। ऑटम सीजन है, विंटर है, स्प्रिंग है, समर है, तो 4 सीजन के बारे में बात होती है इसमें, वो भी आपको ध्यान रखना है। और इसकी थीम अगर हम बात करें तो थीम क्या है? रेसिज्म, ब्यूटी, आइडेंटिटी, ठीक है। और इसकी सेटिंग की भी अगर बात करें, द ब्लूएस्ट आइज की, इसमें सेटिंग कौन से प्लेस की बात की गई है? तो ओहियो की ही बात की गई है जिस प्लेस पे इनका जन्म हुआ था, ठीक है, टॉनी मॉरिसन का। और वो भी कौन से ईयर की? 1941 की बात कर रही है ये अपने नॉवल में, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं ब्लूएस्ट आई के लिए, ध्यान रखना है। अगर फर्स्ट नॉवल जरूर पूछा जाता है ज्यादातर, तो टॉनी मॉरिसन का जो पहला नॉवल था उसका नाम क्या है? द ब्लूएस्ट आई है, ठीक है। और ये 1970 में पब्लिश होता है, इनका ये डेब्यू नॉवल है। अगर हम सेकेंड वर्क की बात करें जिसका नाम है सूला, ठीक है, सूला। अब सूला जो वर्क है, देखिए सूला 1973 में ये वर्क आता है। इसमें मेन फोकस किस पर है? अ नॉवल अबाउट फीमेल फ्रेंडशिप, लव एंड बिट्रॉयल। इसमें फीमेल फ्रेंडशिप के ऊपर ये बेस्ड है। मतलब इसमें एक कैरेक्टर है, मेन प्रोटैगनिस्ट जो है वो है सूला, और सूला की एक बेस्ट फ्रेंड होती है जिसका नाम है नेल, ठीक है। इन दोनों की स्टोरी को बताया गया है। फोकस्ड ऑन द यंग ब्लैक गर्ल, दोनों ही ब्लैक गर्ल है ये, सूला और नेल, ठीक है। और क्या है इसमें? स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन द नॉबल वुमेन एंड हाउ दीज बॉन्ड बोथ नर्चर एंड थ्रेटन इंडिविजुअल फीमेल आइडेंटिटी, ओके। तो ये सारी चीजें इसमें दिखाई गई हैं। 2 बेस्ट फ्रेंड की स्टोरी है, दोनों ही ब्लैक वुमेन है, और कौन कौन है? सूला और नेल है, ओके। 1973 में ये आता है। आगे अगर हम थर्ड वर्क की बात करें, थर्ड वर्क है सॉन्ग ऑफ सोलोमन। ध्यान रखना ये सारे ही नॉवल है, ओके। 1977 में ये वर्क आता है, सॉन्ग ऑफ सोलोमन, ठीक। इसमें एक मिल्कमैन की स्टोरी है, ओके। अ मैजिकल रियलिस्ट मास्टरपीस एक्सप्लोरिंग थीम ऑफ आइडेंटिटी, फैमिली, कल्चरल हेरिटेज। तो ये थीम बेस्ड है इस नॉवल में, ये इस तरीके की थीम दिखाई गई है। और इसकी अगर सेटिंग की बात करोगे तो एक अननोन सिटी है, वो भी कहाँ की? मिशिगन की एक अननोन सिटी में इसकी सेटिंग है इस नॉवल की, ओके। स्टोरी अफ्रीकन अमेरिकन मैन की है जिसका नाम क्या होता है? एक मैन की स्टोरी है इसमें, अफ्रीकन अमेरिकन मैन है जिसका नाम होता है मैकन, ठीक है। ये एक मिल्क मैन है। कौन है? मिल्क मैन, ठीक। और ये इतना फेमस हुआ था इनका ये नॉवल, इसके लिए इन्हें एक अवार्ड मिला। उस अवार्ड का नाम क्या था? नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड, ठीक है, ध्यान रखना है, नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड, ओके। ये अवार्ड इन्हें मिलता है इस पर्टिकुलर वर्क के लिए। वर्क का नाम क्या है? सॉन्ग ऑफ सोलोमन, जो 1977 में पब्लिश होता है। तो ये अवार्ड इस वर्क के लिए इन्हें मिलता है, ठीक है। आगे चलते हैं।
इसके बाद में ना एक वर्क और आता है, उसको भी मेंशन कर लेना, इसका नाम है टार बेबी। टार बेबी, ठीक है, ये 1981 में वर्क आता है और इसमें क्या है, स्टोरी लव अफेयर की है बिटवीन जैडिन एंड सॉन। ठीक है, इसमें दो कैरेक्टर हैं, उनके बीच के लव अफेयर की एक स्टोरी है, जैडिन है और सॉन है। ठीक है, इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच के लव अफेयर की ये स्टोरी है, टार बेबी। ओके, अब नेक्स्ट वर्क जो है बिलाविड, देखो इनका ये मास्टरपीस माना गया है। टॉनी मॉरिसन का अगर किसी वर्क की आपको समरी करनी है, इंपॉर्टेंट है, तो सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क यही है बिलाविड। क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यही वो वर्क है जिसके लिए इन्हें पुलित्जर प्राइज भी मिला। ठीक है, टॉनी मॉरिसन को पुलित्जर प्राइज भी मिला है इसी पर्टिकुलर वर्क के लिए। फिर बाद में जाके ये एक ट्रायोलॉजी है बिलाविड, जैसे कि बिलाविड एक ट्रायोलॉजी है जिसमें ये जैज जो है वो भी इसी का ही पार्ट है। जैज के बाद में एक पैराडाइज नाम का वर्क भी पब्लिश होता है, जब इन्हें नोबेल प्राइज मिल जाता है उसके बाद में पैराडाइज ये तीसरा पार्ट इसका पब्लिश होता है। तो ये ट्रायोलॉजी है 3 वर्क्स की, ध्यान रखना है। एक तो बिलाविड हो गया, एक जैज है और एक पैराडाइज है। ठीक है, जैज 1992 में आता है, ये 1987 में आता है और वो जो पैराडाइज जो वर्क है वो आता है 1997 में। ठीक है, पैराडाइज। तो आपको ध्यान रखना है कि ये बिलाविड ही इतना फेमस हो जाता है कि उसके बाद में जब जैज आता है तो और भी बूम पा लेता है, ये इनका एक मास्टरपीस बन जाता है। ठीक है, और इसके बाद में ही 1993 में इसी पर्टिकुलर वर्क के लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिलता है, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। ओके, और इसी के लिए इन्हें पहले ही क्या मिल चुका है, पुलित्जर प्राइज भी मिल चुका है इसी पर्टिकुलर वर्क के लिए। जब ये आता है ना बिलाविड 1987 में, उसी के बाद में 1988 में इसी वर्क के लिए इन्हें पुलित्जर प्राइज मिलता है सबसे पहले। उसके बाद में जब जैज पब्लिश होता है, इसी का पार्ट होता है वो भी बिलाविड का ही, तो जैज के बाद में 1993 में ध्यान रखना है आपको, इन्हें नोबेल प्राइज मिलता है। तो टॉनी मॉरिसन का जो मास्टरपीस वर्क है वो बिलाविड है। अब इसमें किस तरीके की बात की गई है, तो बिलाविड में आप देखोगे अ हॉन्टिंग नॉवल अबाउट स्लेवरी, मेमोरी एंड सुपरनेचुरल। देखो एक इसमें एक अफ्रीकन कैरेक्टर को दिखाया गया है जो स्लेवरी से बचने के लिए भाग रही होती है। ठीक है, और हॉन्टिंग स्टोरी भी है इसमें। बिलाविड नाम का कैरेक्टर जो है वो हॉन्ट करता है, मतलब भूत वाली स्टोरी है एक तरीके से। ठीक है, और ये जो पर्टिकुलर वर्क है आप देखोगे बिलाविड, इसमें जो मेन प्रोटैगनिस्ट है ना उसका नाम ही बिलाविड है। ओके, और ये कब लिखा गया है, रिटन होता है अर्ली 1980s में, पब्लिश हुआ है 1987 में। जॉनर क्या है इसका, तो आपको ध्यान रखना है इसका जॉनर है हिस्टोरिकल फिक्शन। हिस्टोरिकल फिक्शन है ये एक। ठीक है, इसमें अमेरिकन सिविल वार की स्टोरी भी बताई गई है। उसके बाद में यूएसए मतलब जो सिविल वार चल रहा था ना यूएसए के नॉर्थ एंड साउथ स्टेट्स में, उसकी स्टोरी। ठीक, जब सिविल वार खत्म होता है, अब्राहम लिंकन का मर्डर कर दिया जाता है किसी के द्वारा, और लिंकन वाज द पर्सन हु रिमूव द सिविल वॉर एंड द रिमूव स्लेवरी फ्रॉम अमेरिका। ठीक है, द स्टोरी बिगिन फ्रॉम 1873। मतलब इसमें ना स्टोरी एक हिस्टोरिकल फिक्शन है जिस तरीके से, तो इसमें हिस्ट्री के बारे में बताया गया है। इसकी देखो इसमें पहले सिविल वार का जिक्र किया गया है, अब्राहम लिंकन के बारे में बताया गया, उसके बाद में ना 1873 से स्टोरी की बिगिनिंग दिखाई जाती है। ठीक है, इसकी जो मेन प्रोटेगोनिस्ट है वो एक फीमेल कैरेक्टर है जिसका नाम है सेथ। ठीक है, ये रहती है अपनी एक डॉटर डेनवर के साथ में। ठीक है, डॉटर का नाम है डेनवर, एक हॉन्टेड हाउस में ये रहती है। ओके, इसके जो मेन कैरेक्टर हैं आपको ध्यान रखने, सेथ है, इनकी डॉटर है डेनवर। ठीक है, एक पॉल डी है, एक एमी डेनवर है, और बिलाविड मेन कैरेक्टर है जो हॉन्टेड मतलब भूत का रोल निभा रही है वो। ठीक है, तो इस तरीके से बिलाविड नाम का वर्क है। अब इसमें क्या होता है, स्टोरी एग्जामिन्स द डिस्ट्रक्शन लेगेसी ऑफ स्लेवरी एज इट chronicles the life of the black woman named Seth, set after American Civil War। ओके, ये ध्यान रखना है, और इसके लिए जो अवार्ड मिले उनको ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं जैज की। जैज जो वर्क है ना, यही इसका ही सेकंड पार्ट है। आप जानते हो, आपको बिलाविड ट्रायोलॉजी के बारे में पूछा जाए तो बिलाविड ट्रायोलॉजी में 3 पार्ट है। पहला बिलाविड है, दूसरा जैज है, तीसरा पैराडाइज है। तो इसका सेकंड पार्ट क्या है, जैज, जो 1992 में आता है।
ये कैसा नॉवल है? अ नॉवल एक्सप्लोर द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लव, डिजायर एंड आइडेंटिटी। एक ऐसा नॉवल है जो कॉम्प्लेक्सिटीज दिखाता है लव की, डिजायर की, आइडेंटिटी को लेकर जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं उन चीजों को रिप्रेजेंट करता हुआ नजर आता है ये वर्क। ओके, जैज जो। आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनका अगला नॉवल, टोटल इनके 11 नॉवल हैं, जैसे टार बेबी भी इंक्लूड कर दिया और 10 ये हैं, ठीक है। 6 क्या है? पैराडाइज। अब पैराडाइज भी वही बिलवड ट्रायलॉजी का तीसरा पार्ट है ये पैराडाइज, ठीक है, 1998 में आता है। अ नॉवल एग्जामिनिंग थीम, वैसे ये 1998 में ना आके ना 7 में लिखना है इसे, 1997 में आता है। नॉवल एग्जामिनिंग थीम ऑफ कम्युनिटी, आइडेंटिटी एंड मोरालिटी। तो इसकी थीम किस पर बेस्ड है? कम्युनिटी, आइडेंटिटी एंड मोरालिटी पर। ओके, तो ये ट्रायलॉजी में ही आएगा, वैसे इतना डीप नहीं पूछा जाएगा इसका मेन, बस ट्रायलॉजी के नाम ध्यान रखने हैं। बिलवड है, जैज है, पैराडाइज है। ओके, अब इसके बाद में एक नॉवल आता है जिसका नाम है लव। 2003 में ये वर्क आता है, नॉवल एक्सप्लोरिंग द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लव, फैमिली एंड आइडेंटिटी। उसके बाद में नेक्स्ट नॉवल आता है इनका अ मर्सी, ठीक है, 2008 में ये वर्क आता है, नॉवल सेट इन 17th सेंचुरी। देखो ये भी एक हिस्टोरिकल वर्क है, 17th सेंचुरी की बात की जा रही है इसमें, एक्सप्लोरिंग द थीम ऑफ स्लेवरी, पावर एंड आइडेंटिटी। तो आप देखोगे जो चीज से ये गो थ्रू हुई हैं, जो इनका टोनी मॉरिसन का एक्सपीरियंस रहा है, उसी चीज को ये अपने वर्क्स में रिप्रेजेंट करती हैं। ओके, तो मर्सी भी क्या है? ये रिवील करता है, रिवील व्हाट लाइज बीनीथ द सरफेस ऑफ स्लेवरी इन अर्ली अमेरिका। ओके, प्लेइंग इन द डार्क व्हाइटनेस एंड द लिटरेरी इमेजिनेशन। तो ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, मर्सी के बाद में इनका वर्क आता है एक होम, 2012 में ये वर्क आता है होम, ठीक है। होम में क्या है? अ नॉवल एग्जामिनिंग थीम द फैमिली, थीम ऑफ फैमिली, आइडेंटिटी एंड रिडेम्पशन। नेक्स्ट है गॉड हेल्प द चाइल्ड, 2015 में ये वर्क आता है। हर फाइनल नॉवल, इनका जो लास्ट नॉवल है यही है, 2019 में इनकी डेथ हो ही गई है, ठीक है। हर फाइनल नॉवल एक्सप्लोरिंग थीम ऑफ आइडेंटिटी, फैमिली एंड सोशल जस्टिस। तो ये सारे नॉवल हैं। अब इनमें से मैं इंपॉर्टेंट की बात करूं तो सबसे पहले तो इनका एक वर्क है जो ब्लूएस्ट आइज है, फर्स्ट वर्क है, वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में बिलवड ट्रायलॉजी को आपको देख लेना है और सॉन्ग ऑफ सोलोमन को देख लेना है, ये सारे इनके इंपॉर्टेंट नॉवल हैं। अब नॉवल के बाद में बात कर लेते हैं नॉन फिक्शन की। नॉन फिक्शन कौन कौन से हैं? तो पहला है प्लेइंग इन द डार्क, ओके, वाइटनेस एंड लिटरेरी इमेजिनेशन, 1992 में आता है ये। एक रिमेंबर है नॉन फिक्शन, द जर्नी टू स्कूल इंटीग्रेशन, 2004 में ये नॉन फिक्शन वर्क आता है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है चिल्ड्रंस बुक। देखो नॉवल के बाद में अगर कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है तो वो चिल्ड्रंस बुक है। इनके सन, इनका जो सन होता है, सेकंड सन जो होता है, जिसकी 45 साल की एज में ही मृत्यु हो जाती है, उसकी मृत्यु पर ही इन्होंने ये वर्क जो है वो डेडिकेट कर दिया था अपना, ठीक है, जो इनका चिल्ड्रन वर्क आता है 1999 में, ठीक। इनके सन का नाम होता है स्लेड, टोनी मॉरिसन के। स्लेड की मृत्यु के बाद स्लेड को ही इन्होंने ये वाला वर्क द बिग बॉक्स 1999 में जो आता है इसको डेडिकेट किया था, ओके। चिल्ड्रन वर्क है। नेक्स्ट है द बुक ऑफ मीन पीपल, 2002। ये सारे चिल्ड्रंस बुक हैं, ओके। हु इज गॉड गेम, द एंट और द ग्रासहोपर, 2004 में आता है। द लॉयन और द माउस, 2009। प्लीज लॉइस, 2014। लिटिल क्लाउड, लेडी विंड, 2010। ये सारे इनके चिल्ड्रन बुक्स हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें टोनी मॉरिसन के बारे में, इनके कुछ प्लेज हैं। प्लेज में पहला है ड्रीमिंग एमेट, 1986 और डेस्डेमोना, ओके, 2011। तो इनके प्लेज हैं। आगे चलते हैं एसेज एंड कलेक्शंस। इनके कुछ एसेज हैं, वो क्या हैं? व्हाट मूव्स एट द मार्जिन, सेलेक्टेड नॉन फिक्शन है, 2008 में आता है। नेक्स्ट है द सोर्स ऑफ सेल्फ रिगार्ड, सेलेक्टेड एसेज, स्पीचेस एंड मेडिटेशन। मतलब ये ना एसे का कलेक्शन है एक तरीके से, तो वो ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं इनके अवार्ड और ऑनर के बारे में जो इम्पोर्टेंट हैं, अक्सर पूछ लिया जाएगा क्योंकि ये पहली एफ्रो अमेरिकन वुमेन है जिनको नोबेल प्राइज मिला है लिटरेचर में 1993 में। कौन से वर्क के लिए मिला है तो ये ध्यान रखना है आपको। बिलवड जो इनकी ट्रायलॉजी है उसके लिए ये उसके लिए अवार्ड मिलता है नोबेल प्राइज। बिलवड के लिए ही इन्हें पुलित्जर प्राइज मिला है, ठीक है, 1988 में, क्योंकि 1997 में बिलवड वर्क आता है, उसके बाद में इन्हें ये पुलित्जर प्राइज मिलता है 1988 में।
उसके बाद में नेशनल बुक अवार्ड 1977 में नेशनल बुक अवार्ड मिला फॉर सॉन्ग ऑफ सोलोमन। तो इनका जो थर्ड नॉवल आता है ना सॉन्ग ऑफ सोलोमन, उसके लिए इन्हें नेशनल बुक अवार्ड मिल चुका है 1977 में। नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड, जिसके बारे में हमने शुरुआत में चर्चा की थी, ये अवार्ड भी सॉन्ग ऑफ सोलोमन के लिए इन्हें मिलता है। प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम 2012 में इन्हें मिला। नेशनल ह्यूमैनिटीज मेडल 2000 में मिला। तो ये सारे इनके अवार्ड और ऑनर हैं, ये भी ध्यान रखने हैं, इंपॉर्टेंट हैं। टोनी मॉरिसन को इतने सारे अवार्ड मिल चुके थे। उसके बाद में बात करेंगे हम इनकी लेगेसी की, मतलब इनके वर्क्स ने या इनकी राइटिंग्स ने किस तरीके से प्रभाव डाला है, क्या क्या प्रभाव डाला है। तो मॉरिसन्स इम्पैक्ट एक्सटेंड बियॉन्ड लिटरेचर। आप देखोगे टोनी मॉरिसन का जो इम्पैक्ट है ना, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिटरेचर में ही है, बियॉन्ड लिटरेचर है। ओके क्योंकि इन्होंने अपने टाइम की जो बुरी चीजें चल रही थी, जो डिस्क्रिमिनेशन इनके साथ हो रहा था, उसके खिलाफ आवाज उठाई थी और एक तरीके से सोशल वर्कर की तरह इन्होंने वर्क किया था। ओके इंस्पायरिंग कन्वर्सेशन अबाउट सोशल जस्टिस, इक्वालिटी, ह्यूमन राइट्स। तो इन सारी चीजों के बारे में उन्होंने लिखा भी है, इंस्पायरिंग एक कन्वर्सेशन की है अपनी राइटिंग्स के थ्रू, सोशल जस्टिस के बारे में, इक्वालिटी के बारे में, ह्यूमन राइट्स के बारे में। हर वर्क कंटिन्यूज टू रेजोनेट with readers worldwide, cementing her place as one of the most important American writer of 20th century। तो ये भी ध्यान रखना है कि इनके वर्क जो है ना लगातार रीडर्स तक अपनी पहुंच बनाते हैं, उन पे अपनी प्रभावशीलता को छोड़ते, अपनी छाप छोड़ते हैं। और 20th सेंचुरी की जो इम्पोर्टेंट राइटर हैं अमेरिका की, इसी वजह से है ये। ठीक है, मतलब आप कह सकते हो कि अगर आप अमेरिकन लिटरेचर पढ़ते हो तो आपको टोनी मॉरिसन को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते आप। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या है इनकी लेगेसी में। टोनी मॉरिसन्स लेगेसी इज प्रोफाउंड एंड फार रीचिंग। हर राइटिंग्स चैलेंज डोमिनेंट नैरेटिव अबाउट अफ्रीकन अमेरिकन एक्सपीरियंसेस। ठीक है, इन्होंने चैलेंज किया उस जिस चीज को इन्होंने फील किया, उस चीज को इन्होंने चैलेंज किया है। एक्सप्लोर थीम ऑफ आइडेंटिटी, पावर एंड सोशल जस्टिस। इन्फ्लुएंस जनरेशन ऑफ राइटर्स इंक्लूडिंग एंजेला फ्लोरेनो और जैस्मिन वार्ड एंड टा-नीसी कोएट्स। ठीक है, कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेरी स्टडीज। तो ये सारी चीजें इनके कंट्रीब्यूशन को दिखाती हैं। अब आई होप इनकी बायोग्राफी आपको क्लियर हुई होगी। और इसके बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है 2019 में। ठीक है, अगर हम मंथ की बात करें तो मंथ आपको ध्यान रखना है, मंथ है, एक सेकेंड, 5 अगस्त 2019। ओके, इनकी मृत्यु हो जाती है 5 अगस्त 2019 को। अब इनकी बायोग्राफी हमने पढ़ ली, अब हम इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को शुरू करेंगे। टॉप 50 एमसीक्यूज हैं, फटाफट करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेना है हमें। जैसे शुरुआत हम बेसिक क्वेश्चन से करते हैं। वेयर वाज टोनी मॉरिसन बोर्न? तो आप जानते हैं उनका जन्म कहाँ हुआ है भाई, यूएस में हुआ है। यूएस के कौन से स्टेट में? ओहियो स्टेट में, और उसमें भी पर्टिकुलर लॉरेंस सिटी। ओके, लॉरेंस सिटी, ओहियो स्टेट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए is the correct answer. Moving to the next question. Next question is what was Toni Morrison's maiden name? अब maiden name का मतलब क्या है? आप कह सकते हो कि इनका सरनेम है ना, इनका पेरेंटल जो सरनेम चला आ रहा है वो क्या है? बफोर्ड है, मॉरिसन है, जॉनसन है, विलियम्स है। अब देखो मॉरिसन क्या है? मॉरिसन इन्हें इनके हस्बैंड से मिला, हैरोल्ड मॉरिसन इनके हस्बैंड का नेम था। इनकी शादी होती है, उसके बाद में इनका नाम टोनी मॉरिसन हुआ। ठीक है, उसके बाद उससे पहले क्या था इनका नाम? तो टोनी बफोर्ड था, ध्यान रखना। तो बफोर्ड, option number A is the correct answer. Moving to the next question. Next is what was Toni Morrison's first published novel? तो टोनी मॉरिसन का पहला पब्लिश नॉवल कौन सा है? ऑब्वियस सी बात है, अभी पढ़ा हमने, क्या है नाम इसका? द ब्लूएस्ट आई। कब पब्लिश होता है बताइए? 1970 में ये पब्लिश होता है। ठीक है, द ब्लूएस्ट आई। ओके, सेटिंग भी इसकी ओहियो की ही है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच यूनिवर्सिटी डिड टोनी मॉरिसन अटेंड फॉर हर मास्टर्स डिग्री? ध्यान रखना है मास्टर्स डिग्री के लिए ये कौन सी यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करती हैं? तो आपको ध्यान रखना है कौन सी यूनिवर्सिटी है? कॉर्नेल यूनिवर्सिटी। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच नॉवल बाय टोनी मॉरिसन वॉन द पुलित्जर प्राइज इन 1988? तो हम अभी देख के आए हैं कि कौन सा नॉवल इनका है जिसके लिए इन्हें पुलित्जर प्राइज मिला 1988 में। तो आपको ध्यान रखना है बिलावेड के लिए इन्हें पुलित्जर प्राइज मिलता है जो पब्लिश हुआ 1987
1977 में। ओके, सॉन्ग ऑफ सोलोमन क्या है? सॉन्ग ऑफ सोलोमन इनका थर्ड वर्क है, थर्ड नॉवल है ना, सॉन्ग ऑफ सोलोमन। तो ये कब पब्लिश होता है? अच्छा, 1977 में पब्लिश होता है सॉन्ग ऑफ सोलोमन। अगर सभी की हम पब्लिकेशन की बात करें, ये 1977 में है। द ब्लूएस्ट आई सबसे पहला नॉवल है, 1970 में पब्लिश हुआ। अगर सूला की बात करें, जो इनका सेकंड नॉवल है, क्रोनोलॉजी भी पूछ ली जाती है ना वर्क्स की, तो उस हिसाब से आप ध्यान रख सकते हो। और ये कब पब्लिश हुआ है? 1987 में। तो आप क्रोनोलॉजिकली भी आपको इजीली लगा सकते हो आप इन्हें, ठीक है। तो ब्लूएस्ट आई, सूला, सॉन्ग ऑफ सोलोमन, देन बिलवेड आता है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसका राइट आंसर क्या है? बिलवेड। बिलवेड के लिए इन्हें पुलित्जर प्राइज मिला। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ टॉनी मॉरिसन्स नॉवल द ब्लूएस्ट आई? अब जो इनका फर्स्ट नॉवल है, जो डेब्यू नॉवल है इनका, ब्लूएस्ट आई 1970 में आता है, इसकी सेंट्रल थीम क्या है? आप भी देखोगे कि एक ब्लैक वुमन है और वो ऑब्सेस्ड है कि उसकी ब्लू आई हो जाए, है ना। तो ये 1970 में आता है सबसे पहले। अब इसकी थीम क्या होगी? रेसिज्म एंड ब्यूटी स्टैंडर्ड, slavery and freedom, love and relationship, identity and community. What should be the right answer? तो यहां पर जो राइट आंसर होगा वो है रेसिज्म एंड ब्यूटी स्टैंडर्ड्स। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is, which novel by Toni Morrison explored the experiences of African American during the Great Migration? बताइए, वो पर्टिकुलर नॉवल का नाम बताना है टॉनी मॉरिसन के, जो एक्सप्लोर करता है किस चीज को? अफ्रीकन अमेरिकन के एक्सपीरियंसेस को ड्यूरिंग ग्रेट माइग्रेशन। बताइए, ऑप्शन है सॉन्ग ऑफ सोलोमन, सूला, जैज, पैराडाइज। तो यहाँ पे बात हो रही है जैज की। इनका जो वर्क है ना जैज, जैज क्या है? बिलवेड ट्रायलॉजी का सेकंड पार्ट है जैज, ठीक है। तो इसकी ये थीम है, ध्यान रखना है। और ये कब आता है? 1992 में आता है, ठीक। पैराडाइज क्या है? बिलवेड ट्रायलॉजी का थर्ड पार्ट है पैराडाइज, जो कब आता है? 1997 में आता है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is, what is the title of Toni Morrison's novel that explores the legacy of slavery and its impact on contemporary American society? यहाँ पे कौन से पर्टिकुलर नॉवल की बात हो रही है टॉनी मॉरिसन के, जो एक्सप्लोर करता है द लिगेसी ऑफ स्लेवरी को और इसका इम्पैक्ट कंटेम्प्रेरी अमेरिकन सोसाइटी पर स्लेवरी का क्या इम्पैक्ट था उसको रिप्रेजेंट करता है? ऑप्शन है बिलवेड, अ मर्सी, होम, गॉड हेल्प द चाइल्ड। तो यहां पर जो राइट आंसर है वो है अ मर्सी। ओके, ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, आ मर्सी जो वर्क है ये कब आता है? ध्यान रखना है, कौन से ईयर में आया था ये? 2008 में पब्लिश हुआ था। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज, व्हाट अवार्ड डिड सॉन्ग ऑफ सोलोमन रिसीव इन 1977? हमने देखा था कि सॉन्ग ऑफ सोलोमन को 2 अवार्ड मिले थे, है ना। अब सॉन्ग ऑफ सोलोमन को इनमें से कौन सा अवार्ड मिला है? 1977 में कौन सा अवार्ड मिला है? तो वो है नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज, विच ऑथर वाज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन टॉनी मॉरिसन्स राइटिंग? वो कौन सा ऑथर है जिसका बहुत ही टॉनी मॉरिसन्स की राइटिंग पर इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है? जैसे कि हमने देखा इनकी मास्टर्स की जो थीसिस थी वो वर्जीनिया वुल्फ और फॉकनर के मतलब उनके वर्क को लेकर थी, या फिर कहें उनकी विचारधारा को लेकर थी। तो आप देखोगे कि टॉनी मॉरिसन के वर्क्स पे किसका प्रभाव ज्यादा देखने को मिलता है हमें? विलियम फॉकनर, जेम्स जॉयस, वर्जीनिया वुल्फ या जोरा नेल हर्स्टन? इनकी थीसिस तो भले ही विलियम फॉकनर और वर्जीनिया वुल्फ पे थी, लेकिन इनके जो वर्क्स है ना, मतलब इनकी राइटिंग्स पे जो प्रभाव हमें देखने को मिलता है जोरा नेल हर्स्टन का देखने को मिलता है। ये ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। विच अवार्ड डिड टॉनी मॉरिसन रिसीव इन 1993? तो ये तो सिंपल हो गया, 1993 में कौन सा अवार्ड मिला है टॉनी मॉरिसन को? देखिए 1992 में जो जैज है ना, जो बिलवेड ट्रायलॉजी का सेकंड पार्ट है जैज, 1992 में आता है। उसी के तुरंत बाद 1993 में इन्हें नोबेल प्राइज मिलता है लिटरेचर में। ये चीज ध्यान रखनी है, ओके। हालांकि बिलवेड जो था वो 1987 में पब्लिश हो गया था, फिर 1988 में इन्हें उसके लिए पुलित्जर प्राइज मिला, फिर इन्होंने इसका सेकंड पार्ट पब्लिश किया जैज, उसके बाद में इन्हें नोबेल प्राइज मिला, फिर थर्ड पार्ट पब्लिश होता है पैराडाइज, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next is, which medal did Toni Morrison receive in 2012?
2012 में टोनी मॉरिसन को कौन सा मेडल मिला था? प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, नेशनल ह्यूमैनिटीज मेडल, कांग्रेशनल गोल्ड मेडल या फिर मेडल ऑफ आर्ट्स? तो आपको ध्यान रखना है, यहां पर जो राइट आंसर है वो है प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज टोनी मॉरिसन्स ऑक्यूपेशन बिसाइड्स बीइंग अ राइटर? एक राइटर होने के साथ साथ इनके क्या ऑक्यूपेशंस रहे हैं? टीचर, एडिटर, एक्टिविस्ट, ऑल ऑफ दी अबव। ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। इनके ये डिफरेंट प्रोफेशंस में रही हैं। विच यूनिवर्सिटी डिड टोनी मॉरिसन टीच एट मेनी ईयर्स? ऑलमोस्ट मतलब बहुत सारे ईयर्स के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी में इन्होंने पढ़ाया है? प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, येल यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी? तो आपको ध्यान रखना है, ज्यादा जो मैनी ईयर्स तक जो इन्होंने एज अ प्रोफेसर वर्क किया वो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में किया है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज विच टोनी मॉरिसन नॉवल इज सेट इन द 17th सेंचुरी? टोनी मॉरिसन का वो कौन सा नॉवल है जिसकी सेटिंग 17th सेंचुरी की है? बताइए। हिस्टोरिकल फिक्शन लिखने का इन्हें शौक था, काफी सारे वर्क इनमें इन्होंने हिस्ट्री के बारे में चर्चा की है, तो इनका वो कौन सा नॉवल है जो 17th सेंचुरी की बात कर रहा है? अ मर्सी, बिलवड, सॉन्ग ऑफ सोलोमन, ये सूला? यस, राइट आंसर है यहाँ पर अ मर्सी, जो 2008 में आया था। ओके, अ मर्सी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which novel by Toni Morrison explored the experience of African American soldiers during the Vietnam War? बताइए, टोनी मॉरिसन का वो कौन सा नॉवल है जो एक्सप्लोर करता है द एक्सपीरियंसेस ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन सोल्जर्स ड्यूरिंग द वियतनाम वॉर? बताइए, अफ्रीकन अमेरिकन सोल्जर्स के अनुभवों को रिप्रेजेंट किया गया है। किस समय के अनुभव? वियतनाम वार के दौरान के जो अनुभव थे। होम, गॉड, हेल्प द चाइल्ड, लव या फिर पैराडाइज? तो यहां पर जो राइट आंसर है वो है होम। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, होम। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज व्हाट इज अ रिकरिंग थीम इन टोनी मॉरिसन्स वर्क? टोनी मॉरिसन्स के जो वर्क हैं उनमें हमें रिकरिंग थीम, रिकरिंग मतलब बार बार रिपीट की जाने वाली ऐसी थीम देखने को मिलती है, वो कौन सी थीम है? आइडेंटिटी एंड कम्युनिटी, लव एंड रिलेशनशिप, रेसिज्म एंड सोशल जस्टिस या फिर ऑल ऑफ द अबव? राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज व्हिच लिटरेरी डिवाइस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टोनी मॉरिसन्स राइटिंग स्टाइल? वो कौन सी लिटरेरी डिवाइस है जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है टोनी मॉरिसन के राइटिंग स्टाइल का? सिंबोलिज्म, इमेजरी, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, मैजिकल रियलिज्म? किस चीज की रिप्रेजेंटेशन हमें इनकी राइटिंग्स में देखने को मिलती है टोनी मॉरिसन की? तो यहां पर राइट आंसर है मैजिकल रियलिज्म। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ टोनी मॉरिसन्स नॉवल द ब्लूएस्ट आई? तो मेन प्रोटैगनिस्ट कौन है टोनी मॉरिसन के नॉवल के, जो इनका फर्स्ट डेब्यू नॉवल है द ब्लूएस्ट आई, 1970 में पब्लिश होता है, और इसकी मेन प्रोटैगनिस्ट कौन है? पिकोला ब्रिडला, सूला पीस, सेथ, मिल्कमैन डैड? तो यहाँ पे मेन जो प्रोटैगनिस्ट है वो कौन है? पिकोला ब्रिडला में, ठीक है, जो ऑब्सेस्ड है ब्लू आईज के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज इन विच नॉवल बाय टोनी मॉरिसन डज द कैरेक्टर ऑफ सेथ अपीयर? अब ये जो कैरेक्टर है वो कौन से नॉवल में हमें देखने को मिलता है टोनी मॉरिसन के? बिलवड, सॉन्ग ऑफ सोलोमन, सूला, जैज? तो ऑब्वियसली बात है बिलवड की ये मेन कैरेक्टर है, ठीक है, बिलवड। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, बिलवड। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप आपको ज्यादा मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत स्पीड में कराए जा रहे हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि कम से कम समय में आपके ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज हो जाएं, ठीक है, तो आपको भी लगे रहना है। और ये सारी चीजें हम अभी पढ़ चुके हैं, आप आसानी से कर पा रहे होगे। विच अवार्ड डिड टोनी मॉरिसन रिसीव फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशन टू अमेरिकन लिटरेचर? अमेरिकन लिटरेचर में उनके कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए टोनी मॉरिसन को कौन सा अवार्ड मिलता है? नेशनल मेडल ऑफ आर्ट्स, प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, नेशनल ह्यूमैनिटीज मेडल या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो यहाँ पे ये सारे ही अवार्ड इन्हें मिले हैं अमेरिका की तरफ से, तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे राइट आंसर है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ईयर डिड टोनी मोरिसन विन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। यहाँ पर ईयर पूछ लिया गया है, ठीक है। तो नोबेल प्राइज लिटरेचर में कौन से ईयर में मिला है? 1993 में, क्योंकि 1992 में जैज जो सेकंड पार्ट है वो पब्लिश होता है, उसके बाद में 1993 में इन्हें नोबेल प्राइज मिलता है। नेक्स्ट है, व्हाट वाज टोनी मॉरिसन्स बर्थडे। बर्थ डेट क्या है टोनी मॉरिसन की? तो ओवरऑल अगर हम बर्थ डेट देखें तो क्या है? यस, February 18, 1931। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 18 फरवरी 1931 में इनका जन्म होता है, लॉरेन ओहियो में इनका जन्म हुआ है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज, which of the following was not one of टोनी मॉरिसन्स ऑक्यूपेशन। अब इनमें से ये बताना है कि जैसे उन्होंने डिफरेंट ऑक्यूपेशंस को अपनाया, तो इनमें से कौन सा नहीं है? टीचर रही हैं, एडिटर रही हैं, एक्टिविस्ट रही हैं, लेकिन इंजीनियर नहीं थी वो, ठीक है, टोनी मॉरिसन। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे इंजीनियर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द टाइटल ऑफ टोनी मॉरिसन्स फर्स्ट नॉन फिक्शन बुक। इनकी जो फर्स्ट नॉन फिक्शन बुक आई थी, हमने जिक्र किया था, उसका टाइटल पूछा गया है यहाँ पे। प्लेइंग इन द डार्क, रिमेंबर, ब्लू स्काई या फिर बिलवेड। तो बिलवेड, ब्लू स्काई, ये तो दोनों क्या है? ये नॉवेल है। अभी हमको बताना है नॉन फिक्शन वर्क, तो रिमेंबर तो नहीं था, पहला क्या था? प्लेइंग इन द डार्क। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, which Toni Morrison novel explored the experiences of African American in the Midwest। तो बताना है टोनी मॉरिसन का वो कौन सा नॉवल है जो उन अनुभवों को, मतलब अफ्रीकन अमेरिकन के मिडवेस्ट के अनुभवों को एक्सप्लोर करता है। ब्लू स्काई है, सूला है, सॉन्ग ऑफ सोलोमन है, जैज है। तो यहाँ पर किस वर्क की बात हो रही है? यस, ब्लूएस्ट आई की बात की जा रही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखना है, ब्लूएस्ट आई में ये इस तरीके की थीम हमको देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज, व्हाट इज अ रिकरिंग थीम इन टोनी मॉरिसन्स वर्क। देखिए ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन, इसका राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव है। ये सारी थीम हमें टोनी मॉरिसन्स के वर्क में देखने को मिलती हैं। सारी थीम आप देख सकते हो, आइडेंटिटी, कम्युनिटी, लव एंड रिलेशनशिप भी है, रेसिज्म एंड सोशल जस्टिस भी है। तो राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ये रिपीटेड क्वेश्चन था। नेक्स्ट इज, which literary device is characteristic of Toni Morrison's writing style। तो आई थिंक ये भी रिपीटेड हो गया है, तो ध्यान रखना, मैजिकल रियलिज्म है। ओके, आगे चलते हैं। हु इज द प्रोटैगोनिस्ट ऑफ टोनी मॉरिसन्स नॉवेल सूला। अब इनका जो नॉवेल आता है ना सूला, उसकी मेन प्रोटैगोनिस्ट कौन है? तो आप नाम से भी समझ ही गए होंगे। देखो, पिकोला ब्रीडलव किसकी है? सोचो, पिकोला ब्रीडलव कौन से वर्क की थी? ब्लूएस्ट आई की, है ना। सेथ कौन से वर्क से है मेन प्रोटैगनिस्ट? बिलवेड की। ओके, नेल राइट किसकी? अच्छा, नेल राइट बताओ। ध्यान रखना है, देखो सूला पीस, सूला सबसे पहले तो आपको सूला को ध्यान रखना है। सूला पीस कहाँ की है? सूला पीस मेन प्रोटैगनिस्ट हो गई सूला वर्क की, है ना। और सूला की बेस्ट फ्रेंड कौन होती है? नेल राइट सूला की बेस्ट फ्रेंड थी, है ना। दो बेस्ट फ्रेंड की स्टोरी है ना ये सूला, तो उसमें ध्यान रखना है नेल राइट जो है वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है और सूला पीस जो है वो मेन कैरेक्टर है। अब ये सूला वर्क कब पब्लिश हुआ है? 1973 में ये पब्लिश होता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज, इन विच नॉवेल बाय टोनी मॉरिसन डज द कैरेक्टर ऑफ मिल्कमैन डैड अपीयर। आपको बताना है कि ये जो कैरेक्टर है ना मिल्कमैन का, ये टोनी मॉरिसन के कौन से नॉवेल में अपीयर हुआ है, बताइए। और उस मिल्कमैन का नेम क्या होता है ये भी आपको बताना है। ऑप्शन है सॉन्ग ऑफ सोलोमन, बिलवेड, सूला, जैज। बताइए। तो आप जानते ही हैं कि ये मिल्कमैन वाला जो कैरेक्टर है वो किसमें है? सॉन्ग ऑफ सोलोमन में, जो पब्लिश होता है 1977 में। और इसमें जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो कौन है? मैकन, ठीक है, यही तो होता है मिल्कमैन, मैकन। तो ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच अवार्ड डिड टोनी मॉरिसन रिसीव इन 2012। 2012 में टोनी मॉरिसन को कौन सा अवार्ड मिला? प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, नेशनल ह्यूमैनिटीज मेडल, कांग्रेशनल गोल्ड मेडल, मेडल ऑफ आर्ट्स। कौन सा मेडल इन्हें मिला था 2012 में? तो आई थिंक ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम ये वाला अवार्ड मिला था। नेक्स्ट है,
विच यूनिवर्सिटी अवॉर्डेड टॉनी मॉरिसन एन ऑनरेरी डिग्री? कौन सी यूनिवर्सिटी थी जिन्होंने इन्हें सम्मानीय डिग्री प्रदान की टॉनी मॉरिसन को? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, येल यूनिवर्सिटी, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी या फिर ऑल ऑफ दी अबव? तो यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे जो ऑनरेरी डिग्री थी वो सारी यूनिवर्सिटी ने दी है, ऑल ऑफ दी अबव इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट इज व्हाट वाज टॉनी मॉरिसन्स पेरेंट्स ऑक्यूपेशन? टॉनी मॉरिसन के जो पेरेंट्स थे, ठीक है, पेरेंट्स का नाम ध्यान रखना सबसे पहले। इनके फादर का नेम क्या था? जॉर्ज, है ना, जॉर्ज बेफोर्ड, ठीक। और इनकी मदर कौन थी? रेहान बेफोर्ड। तो इनका वर्क क्या था, इनका ऑक्यूपेशन क्या था? बोथ टीचर्स? नो। नेक्स्ट है बोथ आर्टिस्ट? नो। फादर वाज डॉक्टर, मदर वाज अ लॉयर? नो। क्या था? फादर वाज अ शिप यार्ड वर्कर, मदर वाज अ होम मेकर। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। हालांकि डोमेस्टिक वर्कर भी रही हैं, घरों घरों में जाके काम करती थी इनकी मदर, वो है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द टाइटल ऑफ टॉनी मॉरिसन्स लास्ट नॉवल? टॉनी मॉरिसन का जो लास्ट नॉवल था उसका टाइटल क्या है? गॉड हेल्प द चाइल्ड, होम, अ मर्सी, बिलवड? यस, हमने सारे पढ़े। जैसे अमरसी जो है वो 2008 में आता है ना। बिलवड आप जानते ही हो 1987 में आ जाता है ये तो, ठीक। होम, होम कब आता है? आई थिंक 2000 में, ठीक। लेकिन गॉड हेल्प द चाइल्ड ये 2015 में आया था, सबसे लास्ट वाला वर्क था ये। ओके, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है, जो लास्ट वर्क है, गॉड हेल्प्स द चाइल्ड। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next is which Toni Morrison novel explored the experiences of African American during the Great Migration? This is also a repeated question. जैज यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट इज 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट हो गए हैं, तो आप 50 ना मान के 40 क्वेश्चन मान सकते हो इन्हें, है ना, या 45। हु इज द घोस्ट दैट हॉन्ट्स सेथ हाउस? वो घोस्ट कौन होता है पर्टिकुलर जो सेथ के हाउस में मतलब उन्हें डराता है? बिलवड है, सेथ मदर है, सेथ डॉटर है, या फिर पॉल डी डॉटर्स है? ये सारे कैरेक्टर उसी से हैं, बिलवड से। यस, राइट आंसर क्या है यहाँ पर? बिलवड। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। शी वाज द घोस्ट। नेक्स्ट इज, और घोस्ट भी किसका रहता है? ये जो होती है ना सेथ जो लेडी है, जब ये मतलब वहां से भाग रही होती है अपनी गुलामी से बचने के लिए, तो ये अपनी एक बेटी का मर्डर कर देती हैं, ठीक है। वो बेटी ही होती है बिलवड जो इन्हें डराती है फिर। वॉट ट्रॉमेटिक इवेंट फ्रॉम सेथ पास्ट इज द सेंट्रल ऑफ द नॉवल? बताओ वो कौन सा ट्रॉमेटिक इवेंट है सेथ के पास का? सेथ जो हमारे मेन प्रोटेगनिस्ट है उसके पास्ट में वो कौन सी घटना हुई है जो बहुत ही ज्यादा ट्रॉमेटिक थी और जो मेन सेंट्रल है नॉवल का? द लॉस ऑफ हर हस्बैंड, द सेल ऑफ हर चिल्ड्रन, द ब्रूटल बीटिंग बाय स्कूल टीचर, या फिर द स्केप फ्रॉम स्लेवरी? तो आपको ध्यान रखना है इनका जो ट्रॉमेटिक इवेंट है वो क्या है? एस्केप फ्रॉम स्लेवरी। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इस समय पर इन्होंने क्या कर दिया था? अपनी बेटी का मर्डर कर दिया था। नेक्स्ट इज व्हाट इज अ मेजर थीम एक्सप्लोर्ड इन बिलवड? मेजर थीम क्या है बिलवड जो वर्क है उसकी? द हॉरर्स ऑफ स्लेवरी, पावर ऑफ लव एंड फैमिली, द स्ट्रगल फॉर आइडेंटिटी, या फिर ऑल ऑफ द अबव? व्हाट शुड बी द राइट आंसर? तो यहाँ पर भी ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर होगा। सारी ही थीम हमें देखने को मिलती है। हॉरर ऑफ स्लेवरी है, पावर ऑफ लव एंड फैमिली भी है, स्ट्रगल फॉर आइडेंटिटी भी है। नेक्स्ट इज व्हाट अवार्ड डिड बिलवड विन इन 1988? तो बताना है 1988 में बिलवड जो वर्क है उसको कौन सा अवार्ड मिला है? आप जानते हो 1987 में ये फर्स्ट पार्ट बिलवड आता है और उसके लिए इसे 1988 में क्या मिलता है? पुलित्जर प्राइज मिलता है, और फिर 1993 में इसे नोबेल प्राइज भी मिलता है। नेक्स्ट इज ट्रायोलॉजी के तीनों पार्ट ध्यान रखने हैं। पहला बिलवड है, दूसरा जैज है और तीसरा पैराडाइज है, ठीक है। हाउ डज मॉरिसन्स यूज ऑफ लैंग्वेज कॉन्ट्रीब्यूट टू नॉबल्स टू टोन? बताइए, मतलब टॉनी मॉरिसन की जो यूज ऑफ लैंग्वेज है कंट्रीब्यूट करती है नोबल की टोन में,
किस तरीके से? इट क्रिएट अ सेंस ऑफ काम एंड सेरेनिटी, इट इवोक्स अ सेंस ऑफ हॉरर एंड ट्रॉमा, इट कन्वेज अ सेंस ऑफ होप एंड रेजिलेंस, इट एस्टैब्लिश अ सेंस ऑफ डिटैचमेंट। क्या होगा राइट आंसर? यस yes, इनकी जो यूज ऑफ लैंग्वेज है ना, मतलब लैंग्वेज को यूज करने का जो तरीका है, ये किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इनकी जो वोकैब या फिर इनकी जो स्टाइल है वो लिखने का, वो क्या दिखाता है? इट इवोक्स अ सेंस ऑफ हॉरर एंड ट्रॉमा। मतलब इनके वर्क्स हम देखेंगे तो उसमें एक तरीके का जैसे इनका बिलाविड वर्क है, अब इसमें हॉरर थीम है, तो इनके राइटिंग स्टाइल उस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, वो चीज हमें देखनी है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोटेगोनिस्ट इन दी ब्लूएस्ट आई? ब्लूएस्ट आई के मेन प्रोटेगोनिस्ट कौन है? पिकोला ब्रैडलर। ओके, नेक्स्ट इज हु इज द नरेटर ऑफ द नॉवल? अब यहाँ पे कौन से नॉवल की बात हो रही है? तो ध्यान रखना, यहाँ पे बात हो रही है द ब्लूएस्ट आई की। ठीक है, ब्लूएस्ट आई की बात हो रही है। अब इसमें मेन नरेटर कौन है? हु इज द नरेटर ऑफ द नॉवल द ब्लूएस्ट आई? क्लॉडिया मैक्टियर, पिकोला ब्रैडलर, फ्राइडा मैक्टियर, या फिर मल्टीपल नरेटर्स? यस, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? यहां पर राइट आंसर है क्लॉडिया मैक्टियर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज व्हाट इज पिकोलास ऑब्सेसिव डिजायर? तो पिकोला जो इसकी मेन प्रोटैगनिस्ट है, पिकोला द ब्लूएस्ट आई की, पिकोला की मेन ऑब्सेसिव डिजायर क्या है? टू हैव ब्लू आईज, टू हैव स्ट्रेट हेयर, टू बी वाइट, या फिर टू बी लव्ड? तो आप जानती हो उसका ऑब्सेशन किस चीज के लिए है? ब्लू आईज के लिए। ओके, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? टू हैव ब्लू आईज। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मेजर थीम एक्सप्लोर्ड इन द ब्लूएस्ट आई? ब्लूएस्ट आई की मेजर थीम क्या है? ब्यूटी स्टैंडर्ड्स एंड रेसिज्म, फैमिली डायनामिक्स एंड लव, आइडेंटिटी एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस, या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो आप जानते हो ऐसी सिचुएशन में ऑल ऑफ द अबव है, क्योंकि ये सारी ही चीज हमें इस पर्टिकुलर नॉवल में देखने को मिलती है। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट अवार्ड डिड द ब्लूएस्ट आई रिसीव इन 1970? देखो, हालांकि इनका पहला डेब्यू नॉवल जो था वो ज्यादा फेमस नहीं हुआ था, लेकिन बाद में जाके फेमस हुआ और इसके लिए इन्हें एक अवार्ड भी मिला 1970 में। वो कौन सा अवार्ड था? पुलित्जर प्राइज तो नहीं होगा क्योंकि ये बिलाविड के लिए इन्हें मिला है ना? बाकी नन ऑफ दी अबव भी नहीं है। इन दो ऑप्शन में से आप देख सकते हो कौन सा अवार्ड मिला, नेशनल बुक अवार्ड या फिर ओहियाना बुक अवार्ड? तो ध्यान रखना, द ब्लूएस्ट आई के लिए इन्हें मिला है द ओहियाना बुक अवार्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और कब मिला है? 1970 में, जब ये पब्लिश होता है तभी। व्हाट इज द नेम ऑफ सूलाज बेस्ट फ्रेंड? सूला की जो बेस्ट फ्रेंड थी उसका नाम क्या था? हम बात कर चुके हैं। ईवा पीस थी, हेना पीस थी, हेलन राइट थी, या नेल राइट थी? तो इनकी जो बेस्ट फ्रेंड थी वो कौन थी? नेल राइट। ठीक है, सूला पीस कंप्लीट नेम, और इसकी बेस्ट फ्रेंड नेल राइट। नेक्स्ट इज हाउ डज द नॉवल पोर्ट्रे द इम्पैक्ट ऑफ सोसाइटल एक्सपेक्टेशन ऑन वुमेन? अब यहाँ पे कौन से नॉवल की बात हो रही है? सबसे पहले तो ये समझो, यहाँ पे बात हो रही है सूला की। ठीक है, सूला जो इनका नॉवल है, अब इसमें पूछा जा रहा है कि सूला नॉवल किस प्रकार से, कैसे पोर्ट्रे करता है द इम्पैक्ट ऑफ सोसाइटल एक्सपेक्टेशन ऑन वुमेन, कि जो समाज की जो एक्सपेक्टेशंस है ना वो महिलाओं पर किस तरीके से पोर्ट्रे होती है, ये उस चीज का इम्पैक्ट कैसे दिखाता है महिलाओं पर, सोशल एक्सपेक्टेशंस का। एज लिबरेटिंग, एज ऑप्रेसिव, एज न्यूट्रल, एज इररेलिवेंट? तो आप जानते हो दबाव डाला जाता है, सोसाइटल जो एक्सपेक्टेशंस होती है ना वो महिलाओं को प्रेशराइज करती हैं कि वो अपनी इच्छाओं को तो दबा लें और जैसा समाज चाहता है वो वैसा ही करें। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे है। तो ये किस तरीके से हमें देखने को मिलता है? इम्पैक्ट एज ऑप्रेसिव। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who is the protagonist of novel Song of Solomon? तो Song of Solomon जो इनका वर्क है, जो टॉनी मॉरिसन है हमारी राइटर, उनका Song of Solomon जो वर्क है उसकी मेन प्रोटैगनिस्ट कौन है? क्या वो मेल है या फीमेल है? क्योंकि इनके ज्यादातर वर्क में आप देखोगे प्रोटैगनिस्ट फीमेल है। बताइए, मिल्कमैन डैड, गिटार बेंच, प्लेट डैड, या फिर रूथ फॉस्टर?
तो मेन प्रोटैगनिस्ट मिल्कमैन डैड है, ठीक है। और इनका दूसरा नाम भी है, दूसरा नाम मेकन है, मेकन। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मिल्कमैन्स नेम? मिल्कमैन का जो नेम है उसका क्या अर्थ है? मिल्कमैन डैड कहा गया है ना, मिल्कमैन डैड, तो उसका मीनिंग क्या है? सिंबलाइजेज अ जर्नी टू सेल्फ डिस्कवरी, रिप्रेजेंट्स हिज कनेक्शन टू हिज फैमिलीज पास्ट, इंडिकेट हिज डिजायर फॉर मटेरियल वेल्थ, या रिफ्लेक्ट हिज म्यूजिकल टैलेंट्स। तो ध्यान रखना, सिंबलाइज करता है ये मिल्कमैन डैड जो नाम है, सिंबलाइज इज जर्नी टू सेल्फ डिस्कवरी। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हु इज पायलट डैड? आप बताना है। देखो मिल्कमैन डैड है, अब पायलट डैड कौन होता है? इसमें एक कैरेक्टर और है पायलट डैड, वो कौन है? मिल्कमैन्स मदर, मिल्कमैन्स आंट, मिल्कमैन्स ग्रैंड मदर, या फिर मिल्कमैन्स फ्रेंड? ध्यान रखना है, ये है आंट, मिल्कमैन्स आंट। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव और इम्पॉर्टेंट और इसी तरीके की एक्साइटिंग वीडियोस आपको मिलती रहेंगी चैनल पर। जुड़े रहिए चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।